हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि भैया कीमत उपभोग वक्र से जो है मांग की लोच को जो है कैसे मापते हैं। हम कीमत उपभोग वक्र खींचना सीख गए हैं। हम कीमत उपभोग वक्र से जो है डिमांड कर्व कैसे ड्राइव करते हैं वो सीख गए हैं। अब कीमत उपभोग वक्र से जो है हम मांग की लोच को कैसे माप सकते हैं, ये भी हम पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व से जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे कि जो आपका कुल व्यय विधि जो होती है, मैंने आपको मांग की लोच में अलग अलग तरीके की विधि बताई है, उसमें हम जो है गाइस कुल व्यय विधि जो होती है उसका यूज कर कर जो है कीमत उपभोग वक्र से मांग की लोच को हम माप सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको जो है कर्व बनाना है। ठीक है, तो कर्व बनाएंगे हम। सबसे पहले देखिए, एक कर्व बनाएंगे जिसमें हम सारी की सारी लोच निकाल लेंगे, तीनों की तीनों। तीन तरीके की लोच होती है ना उसके अंदर, कि एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको कुल व्यय विधि अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कुल व्यय विधि नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले वही वीडियो देख कर आइए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पे जो है एक बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो है मेरी बजट लाइन है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ए और इसको मैंने नाम दिया बी। ठीक है, इस ए बी लाइन पर मुझे जो है एक आईसी बनाना है। ठीक है, जो इसके जो है टेंजेंट होना चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पर आईसी बना देता हूं। देखिए, तो मैंने जो है ये आईसी बना दिया है। कहां पर ये इसको कर रहा है टेंजेंट, आर पॉइंट पर जो है ये इसके टेंजेंट है। और जी यहाँ पर मैं इस पे लाइन खींच देता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैं जो है एक्स वस्तु की एक क्वांटिटी को क्या कर रहा हूं, एक क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए जब एक क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं तो यहां पर जो है मान लीजिए उसकी कीमत जो है वो 5 रुपए थी। ठीक है, कितनी थी, 5 रुपए थी। ठीक है, अब एक्स वस्तु की कीमत घटकर 5 से जो है वो 2 रुपए हो गई। मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो एक्स वस्तु की जो कीमत है वो कितनी थी, वो थी जी आपकी पहले 5 रुपए। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो एक्स वस्तु की कीमत है वो घटकर जो है कितनी हो गई, 2 रुपीज हो गई। ठीक है, तो अगर एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपीज हो गई तो आपकी जो बजट लाइन है वो जो है शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ को। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं AB1। ठीक है, और आपको एक आईसी बनाना है जो इसके टेंजेंट हो, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, तो भाई मैंने यहाँ पे जो है एक IC2 ड्रॉ कर दिया है जो कि S पॉइंट पर जो है टेंजेंट हो रहा है। और S पॉइंट पर मैं इसकी जो है मान लीजिए 4 इकाई को क्या कर रहा हूं, 4 इकाइयों को मैं इसको जो है खरीद रहा हूं। कब, जब कीमत घटकर जो है 2 रुपए हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात आते हैं मुद्दे पर। अगर एक्स वस्तु की कीमत जो है और घट जाए, अगर एक्स वस्तु की जो कीमत है वो और घट जाए, मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपए थी, एक्स वस्तु की कीमत जो है वो हो जाए 1.6 रुपीज। कितना हो जाए, 1.6 रुपीज अगर हो जाए तो आपकी जो बजट लाइन है, आपकी बजट लाइन जो है वो और शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बजट लाइन जो है मेरी और शिफ्ट हो गई और ये आ गई जी यहां पर। ठीक है जी, तो मैं इसको नाम दे देता हूं AB2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक आईसी बनाना है। देखिए, तो मैंने यहां पर जो है एक IC3 बना दिया है जो कि मान लीजिए T पॉइंट पर जो है इसको टेंजेंट कर रहा है। और मैं यहां पर जो है एक्स वस्तु की यहां पर मैं 4 कर रहा था, मान लीजिए मैं इसकी 5 इकाइयों को क्या कर रहा हूं, 5 इकाइयों को बाय कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत जो है, एक्स वस्तु की कीमत और घट गई। ठीक है, पहले कितनी थी, 1.6, मान लीजिए प्रॉपर 1 रुपीज हो गई। तो मेरी बजट लाइन जो है वो और एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूं। ये हो गई मेरी बजट लाइन और एक्सटेंड। ठीक है जी, और कहां पर आ गई, AB1, AB2 और ये हो गई मेरी AB3। ठीक है जी, अब मेरे को जो है क्या करना है, अब मैं जो है एक आईसी बनाना है जो इसके टेंजेंट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखिए,
ये हो गया मेरा IC4, ठीक है। RST मान लीजिए U पर जो है ये टेंजेंट हो रहा है, और यहाँ पर जो है मैं इसकी कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं, यहाँ पर जो है मैं इसकी वहां पर मान लीजिए 6 कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सारा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है अपना PCC जो है वो बनाना है। तो आपको क्या करना है, RSTU इन तीनों ही को क्या कर देंगे, इन तीनों को ही आप मिला देंगे, आपको अपना PCC मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको यहां से यहां मिला देता हूं, ठीक है। आप हाथ से भी मिला सकते हो। उसके बाद आपको ये यहां से यहां मिलाना है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको यहां से यहां मिलाना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा PCC, ठीक है। और मैं यहां से भी थोड़ी इसको आगे बढ़ा देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको यहां कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं बात मुद्दे पर कि अब इससे जो है कैसे हम जो है मेजर करते हैं, ठीक है। मैंने जो है PCC बना दिया। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। क्या करना है आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको लिखना है एक्स वस्तु की कीमत। क्या लिखना है, एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस कितना कितना हुआ है, 5, 2, 1.6 एंड 1, ठीक है जी। ये इसका प्राइस था। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा या एक्स वस्तु की मांग भी आप लिख सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं जिसको कहते हैं क्यू। तो मैं कितनी कितनी कर रहा था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इतनी क्वांटिटी जो है मैं इसकी बाय कर रहा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है कुल व्यय। कुल व्यय कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 5, 4 2 8, और इसको कर दीजिए आप, ये भी 8 ही आ जाएगा, एंड 6 1 6, ठीक है। ये मैंने जो है इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है। कुल व्यय विधि के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, कुल व्यय के साथ, ठीक है। आप ये देखिए, जब प्राइस 5 से 2 हो गए, जब प्राइस 5 से जो है 2 हो गए, यहां पर जब प्राइस डिक्रीज हो गए, तो आपका कुल व्यय जो है 5 से कितना हो गया, आपका कुल व्यय जो है वो 5 से 8 हो रहा है, ठीक है। 5 से 8 हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो ईडी होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। कैसा होता है, ईडी ग्रेटर देन 1, हम भली बात ही जानते हैं। जब हम, और यहां पर देखेंगे ये सिचुएशन कौन सी है, यहां पर PCC पर 5 से 2 हो गए, R से S पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट कौन सा था गाइज, आपको यहां पर लिखना है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये T पॉइंट है, और ये U पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब R से S कौन सी इलास्टिसिटी है, R से S जो इलास्टिसिटी है वो है ED ग्रेटर देन 1 की, ठीक है। मतलब जब आपका PCC नीचे की तरफ जाता है, जब आपका PCC नीचे की तरफ जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे में आपकी जो मांग की लोच होती है वो ED ग्रेटर देन 1 होती है। अब जब आपका प्राइस जो है 2 से 1.6 हो गया था, मतलब जब आपका प्राइस इस सिचुएशन में और डाउन हुआ, तो आपकी जो ये है कुल व्यय वो 8 ही रहा, ठीक है। एस से जब आप टी पर आए, मतलब कि क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में जब कीमत घटने पे कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी उसमें जो मांग की लोच होती है वो ED इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। एस से टी मतलब कि यहां पर, ठीक है। आपका जब PCC जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये जो मांग की लोच होती है ED इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपके प्राइस जो है और डाउन हो गए, 1.6 से 1 हो गया यहाँ पर T से U पर, तो आपका कुल व्यय भी क्या हो गया, आपका कुल व्यय भी जो है वो घट रहा है, ठीक है। कुल व्यय 8 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है आपकी मांग की लोच ED लेस देन 1 है। कितनी है,
ईडी लेस देन 1, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कीमत भी घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है। व्हेन बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन ईडी लेस देन 1, व्हेन बोथ वेरिएबल आर मूव अपोजिट डायरेक्शन ईडी ग्रेटर देन 1, और जब कीमत घटने से या बढ़ने से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, ईडी इक्वल टू 1। मतलब कि क्या हुआ, जब आपका पीसीसी अपवर्ड जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां पर जो आपकी लोच है वो है ईडी लेस देन 1। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा काम मुद्दा कि भाई कीमत उपभोग वक्र से मांग की लोच को हम कैसे माप सकते हैं। अगर आपका पीसीसी नीचे की तरफ जा रहा है तो ईडी ग्रेटर देन 1 है। अगर समांतर रेखाएं एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ईडी इज इक्वल टू 1 है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ईडी लेस देन 1 है। ठीक है, इस टेबुलर फॉर्म का यूज करके, कुल व्यय विधि का यूज करके मैंने क्या करा है, मांग की लोच को निकाला है। आपको कुल व्यय विधि आनी चाहिए, वरना ये सब कुछ ऊपर से चला गया होगा कि क्या हो रहा है। सेम 3 सिचुएशन होती है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, उसी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।